नमस्कार। चंचल आखिरी पायदान से 2021 की एक तारीख है 9 अगस्त। आज बात तारीखों पर की जाए। किसी भी शख्सियत की, किसी भी मुल्क की, किसी भी समाज की एक रवायत है कि उसके पास कुछ तारीखें होती हैं और वो तारीखें उसके माजी में जा कर के उसकी मुस्तकबिल का फ़ैसला करती हैं कि आपको किस समाज की तरफ जाना है। और वो समाज, वो संगठन, वो लोग बेईमानी हो जाते हैं जिनके पास उनकी अपनी कोई तारीख नहीं होती। आज हम हिंदुस्तान के कुछ तारीखों के बारे में बात करेंगे। मिथ की तारीखों के तरफ हम नहीं जाते कि कौन कब पैदा हुआ था। वो काफ़ी जो मिथक के चरित्र हैं वो घालमेल हो चुके हैं। हम शुरू करते हैं जद्दोजहद हमारी आज़ादी की लड़ाई से। उनमें कितनी तारीखें हैं आज हमारे पास और किसके खांचे में गई हैं। तो सबसे दिलचस्प बात यह है कि हमारा आंदोलन चला है बाल गोपाल, उसके पहले से भी चला है। ये वो यूं दादा भाई नौरोजी, तैयब जी मेहता वगैरह वगैरह से लेते हुए फिर आता है दूसरे फेज में गोपाल कृष्ण गोखले, तिलक, बिपिन चंद्र पाल वगैरह वगैरह। तो वो भी तारीखें आती हैं आपके पास और वो तारीखें आपको बाकायदे आपके माजी में उतर करके आपके इतिहास को बताती हैं, तवारीख के पन्ने को खोलती हैं। फिर वहाँ से शुरू होता है तारीखों का सिलसिला। जब मोहनदास करमचंद गांधी हिंदुस्तान की सियासत में साउथ अफ्रीका से वापस आते हैं, आपके इतिहास में एक चीज़ हमेशा दर्ज मिलेगा। चंपारण, गांधी 1916 में आते हैं और 17 में चंपारण की घटना घटती है। तो जब कभी भी आप हिंदुस्तान की आज़ादी का जिक्र करेंगे, उसके टर्निंग पॉइंट का जिक्र करेंगे, तो एक तारीख जुड़ेगी उसमें, चंपारण। और चंपारण के बाद फिर आपके पास तारीखों का सिलसिला शुरू हो जाता है। मैं उसके विस्तार में नहीं जाऊंगा। 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, 2 अक्टूबर है, 30 जनवरी है, तमाम सारी तारीखें हैं। सब लोगों के साथ, शख्सियत के साथ जुड़ी हैं, घटनाओं के साथ जुड़ी हैं। हमारे जो सपूत रहे हैं, आज़ादी के दीवाने रहे हैं, उन लोगों के साथ जुड़ी हुई हैं। उनकी एक लंबी फहरिस्त है। आज यहाँ हम बात करते हैं आज की तारीख में 9 अगस्त। 9 अगस्त आपके हिंदुस्तान की सबसे खूबसूरत तारीख है। ये आज़ादी का जश्न जो शुरू हुआ वो दो तरह से चलता है, या किसी भी मुल्क का चलता है। दो तरह का जश्न, एक होता है जिसको जनता मनाती है, उसके अपने लॉजिक होते हैं, तर्क होते हैं, और दूसरा सरकार मनाती है। 9 अगस्त जन उत्सव का दिन है। अब उसके पीछे एक इतिहास है। 8 तारीख 1942 को, आज के अब तो एक 80 साल के करीब पहले की बात है, ये शुरू होने जा रहा है 80वां साल। और इस मौके पर हम लोगों को याद करना चाहिए। मुझे खुशी है कि बहुत जगहों पर आज कार्यक्रम हुए हैं, कांग्रेस ने किए हैं बहुत दमदारी के साथ, उसमें जौनपुर भी शामिल है। तो ये इस तरह की जो चीज़ें होती हैं कि अब 8 तारीख 1942 को कांग्रेस एक फ़ैसला करती है कि अब कल जो सब फैसला होने वाला है खुले अधिवेशन में, मतलब कांग्रेस का कार्यकारिणी की बैठक होती है 8 तारीख को, 8 अगस्त को, कि हम कल फैसला करेंगे खुले अधिवेशन में कि हमको अब अंग्रेज़ों भारत छोड़ दो। उसका नाम रखा गया क्विट इंडिया मूवमेंट, अंग्रेज़ों भारत छोड़ो। गांधी 2 कदम आगे बढ़ कर के वहाँ पर नारा देते हैं कि करो या मरो, कि इस बार या तो हम आज़ादी लेंगे या तो फिर हम मरना स्वीकार कर लेंगे। ये टर्निंग पॉइंट है हिंदुस्तान की सियासत का 9 अगस्त। अंग्रेज़ सरकार ने अपने जालिमाने हरकत के चलते 8 तारीख की रात में ही सारे कांग्रेस के नेताओं को, गांधी समेत सारे नेताओं को उठा करके जेल में कैद कर दिया। सारे देश में गिरफ्तारियां हुई, पुलिस ने बर्बर अत्याचार किए। तो जब गांधी जेल जाने लगे तो पत्रकार के लोगों ने पूछा कि अब आंदोलन के क्या होगा।
पूरी तो नेतृत्व जेल में जा रही है, तो गांधी ने एक बहुत खूबसूरत जुमला कहा था, याद रखिएगा आप लोग। उन्होंने कहा था कि अब ये आंदोलन पूरा का पूरा जनता के हाथ में जा रहा है और उसका नेतृत्व करने वाले लोग हैं। उन लोगों में कौन है? वो है कांग्रेस के अंदर समाजवादी पार्टी का एक हिस्सा, जिसमें डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हैं, अच्युत पटवर्धन हैं, जी पारीक हैं, SM जोशी हैं, यूसुफ मेहर अली हैं, अरुणा असफ अली हैं, उषा मेहता हैं, ये तमाम सारे लोग हैं, जयप्रकाश नारायण हैं, बहुत सारी एक लंबी टीम है। और वो आंदोलन इन लोगों ने अपने हाथ में ले लिया। अब दिलचस्प बात यह है कि बाकी लोग क्या कर रहे थे, कांग्रेस और समाजवादी ये दोनों एक ही थे उसमें। ये तो 42 का आंदोलन लड़ रहे हैं, बाकी लोग क्या कर रहे हैं, बाकी लोगों की स्थिति दूसरी है, उस पर हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। केवल इतना ही चर्चा करेंगे कि एक संघ और हिंदू महासभा ये दो के दोनों अंग्रेज़ों का साथ दे रहे थे खुल्लम खुल्ला, और कांग्रेस के खिलाफ इनका आंदोलन चल रहा था। उस समय जो आंदोलन चला है 9 तारीख को, अब 9 तारीख को झंडा कौन फहराएगा, ये सवाल सबसे सामने आया। तिरंगा कौन फहराएगा गवई टैंक मैदान बम्बई में? उसके लिए एक लड़की सामने आती है, उसका नाम है अरुणा आसफ अली। अरुणा आसफ अली ने 9 तारीख की सुबह झंडा फहराया और वहाँ से आंदोलन की शुरुआत हुई, बिगुल बज गया। उषा मेहता कांग्रेस रेडियो नाम की एक संस्था चलाए और रेडियो शुरू किया और वो कांग्रेस आंदोलन का पूरा प्रचार करते रहे। दूसरे आए, जिन लोगों को कांग्रेस के अपरंपार समर्थन मिला है उस आंदोलन को, कई ज़िले आज़ाद हुए, सतारा आज़ाद हो गया, आपके बगल का चित्तू पाड़े बलिया में कब्जा कर लिया और कलेक्टर को भागना पड़ा ये कहते हुए कि अब हम नहीं संभाल पा रहे हैं चित्तू पाड़े जी, अब ये प्रांत को आप ही संभालिए, तब ये मध्य प्रांत बोला जाता था। इस तरह से अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह के चीज़ लोग खुल करके सामने आए। ज़बरदस्त विद्रोह हुआ, उस पर हमला भी हुआ सरकार की तरफ से, और 1-1.5 लाख के ऊपर करीब कांग्रेस के कार्यकर्ता गिरफ्तार कर लिए गए। लेकिन वो तारीख चली। आगा खां पैलेस में गांधी जी गिरफ्तार होकर के रखे गए हैं, गिरफ्तारी करके रख दिए गए हैं। वहाँ पर उनके 2 खास जो उनके अपने थे उनकी मृत्यु होती है। एक उनके सेक्रेटरी सचिव महादेव देसाई की और दूसरी उनकी पत्नी कस्तूरबा की। लेकिन गांधी विचलित नहीं होते और ये 46 के बाद तक आंदोलन चलता रहा, 46 तक। उस समय मुस्लिम लीग बड़ी डायरेक्ट एक्शन लेकर के वो देश के अंदर दंगा फैला रही थी। और सबसे दिलचस्प बात है कि अब ये दस्तावेज़ खोलना चाहिए लोगों के सामने कि आज जो अपने को देशभक्त कह रहे हैं और बार बार हम जैसे लोगों को गद्दार कहते हैं, कहने में इनको शर्म तक नहीं आती कि इतने बड़े बड़े मूवमेंट हुए हैं, कांग्रेस ने कभी किसी को गद्दार नहीं कहा। और चाहे आपने गद्दारी कितनी भी बड़ी की हो, हर एक नागरिक से वो मोहब्बत करता रहा कि आज नहीं तो कल आप सुधरेंगे, हम आपको आज गद्दार कह दें, कल हम कहाँ खड़े होंगे। उस स्थिति की भी सामान्य जानकारी तक आपके पास नहीं है। उसमें आप पूछिए कि इनके जो सबसे बड़े नेता हैं दामोदर, वो क्या नाम है उनका, सावरकर साहब खुल करके कहते हैं स्टिक टू योर पोस्ट। कांग्रेस कहती है क्विट इंडिया, मतलब अंग्रेजों भारत छोड़ो। अपने लोगों का आह्वान करती है कि सरकारी नौकरी से हटो, क्विट मतलब हटो वहाँ से। और इसके उलट नारा देते हैं सावरकर साहब और कहते हैं कि स्टिक टू योर पोस्ट, कि मतलब आप अपनी जगह पर बने रहिए और अंग्रेज को बनाए रखिए। सबसे दिलचस्प होता है जब चिट्ठी लिखते हैं वहाँ की सरकार के नाम पर आपके श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब और खुल करके समर्थन करते हैं। वो अब सारे दस्तावेज खुल चुके हैं। हम आपसे निवेदन कर रहे हैं कि आप इन तारीखों को याद रखेंगे तो बड़ी सुविधा होगी। ये तारीखों का याद करना, हमारी नई पीढ़ी थोड़ी सी भाग जाती है कभी कभी। उनसे अर्ज कर रहा हूँ कि इस मुल्क को कांग्रेस ने बनाया है, बड़ी खूबसूरती के साथ बनाया है, और इस बहस को हम कल जारी रखेंगे। इस मुल्क में 2 चीज़ें एक साथ, अभी आज जब मैंने फेसबुक पर लिखा तो एक साहब ने सवाल पूछा कि फिर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को पंडित नेहरू ने क्यों अपने कैबिनेट में लिया। तो मैंने उनको बताया कि भाई केवल
अपने एक मुखर विरोधी को ही नहीं लिया। ये गांधी जी का फार्मूला था कि इस मुल्क में डेमोक्रेसी रहेगी, जनतंत्र रहेगा, लोकशाही रहेगी, लेकिन बहुदलीय व्यवस्था रहेगी, एक दल की डेमोक्रेसी नहीं रहेगी। और जब अंतरिम सरकार बनी है बगैर चुनाव के हुए 46 में, तो उसमें जो मंत्रिमंडल बना है उसमें कांग्रेस के 3 मुखालफत करने वाले, ज़बरदस्त खिलाफत करने वाले लोग भी रखे गए हैं। ये गांधी के अनुरोध पर हुआ है। उसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी हैं, अरशद मंत्री हैं, उसमें कानून मंत्री हैं, अंबेडकर साहब हैं। ये सब कांग्रेस के ज़बरदस्त खिलाफत करने वाले लोग थे, लेकिन इनको जगह दी गई कि भाई इस मुल्क में बहुदलीय व्यवस्था रहेगी। और आज उस बहुदलीय व्यवस्था की नींव रखने वाली कांग्रेस को आज जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, जिनका एक शाही और एक केंद्रीकरण की नीति चलती है, वो कह रहे हैं कि हम हिंदुस्तान को कांग्रेस मुक्त करेंगे। तो ऐसी बातों पर हंसी आती है। हम आपसे नई पीढ़ी से गुजारिश करते हैं कि आप इतिहास के अच्छे पन्नों को थोड़ा सा पलट करके देखें। और इन्हीं शब्दों के साथ अभी ख़त्म नहीं कर रहा हूँ, कल फिर इस पर बहस होगी, बात होगी। आप सवाल उठाइएगा और आप देखते रहिए आखिरी पायदान से। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और सवाल पूछिए। हमारे साथ घंटी बजा करके हमारे साथ जुड़िए और हम आपके सवालों का इंतज़ार करेंगे। धन्यवाद।